हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं तटस्थ वक्र इंडिफरेंस कर्व। तटस्थ वक्र को उदासीनता वक्र भी कहा जाता है। तो टॉपिक हमारा क्या है? तटस्थ वक्र इंडिफरेंस कर्व, या इसको क्या बोलते हैं? उदासीनता वक्र। उदासीनता या तटस्थ वक्र करने से पहले हम थोड़ी इसकी इंट्रोडक्शन करते हैं कि हमने पहले उपयोगिता विश्लेषण पढ़ा था और उसमें एक टॉपिक आया था उपयोगिता को मापने की विधियां। दो तरीके बताए गए थे, एक गणनावाचक दृष्टिकोण था और एक क्रमवाचक दृष्टिकोण। गणनावाचक दृष्टिकोण से संबंधित जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने ये कहा था कि उपयोगिताओं को संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है और उसमें उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने के द्वारा मापा जाता है कि किसी वस्तु के एक इकाई के लिए व्यक्ति जितनी मुद्रा पे करता है वो उसकी उपयोगिता है। मान लो किसी वस्तु के लिए उसने 10 रुपये दिए तो उस वस्तु की उपयोगिता क्या होगी? 10 यूटिल। लेकिन इसके बाद जो न्यूमैन या नए सैमुअल्सन वगैरह अर्थशास्त्री आए तो उन्होंने एजवर्थ है जैसे उन्होंने बताया कि उपयोगिता क्या है, एक मनोवैज्ञानिक भावना से संबंधित विचारधारा है। जैसे मान लो पानी है, पानी के एक गिलास के बदले हमने 5 रुपये लिए तो गणनावाचक दृष्टिकोण अर्थशास्त्री कहेंगे कि उससे 5 यूनिट उपयोगिता मिली। लेकिन क्रमवाचक विश्लेषण से संबंधित जो अर्थशास्त्री है उन्होंने ये बताया कि उपयोगिता एक भावात्मक विचार, उसको मापा नहीं जा सकता, क्योंकि गणनावाचक विश्लेषण में अर्थशास्त्री ने कहा कि उसको मुद्रा के द्वारा मापा जाता है, लेकिन मुद्रा का मूल्य तो स्वयं अस्थिर होता है। तो उन्होंने कहा कि हम उपयोगिता को संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते बल्कि क्रम दे सकते हैं उसको, कि मान लो पहले गिलास से ज़्यादा संतुष्टि मिली, दूसरे से कम, तीसरे से उससे कम। हम ये कह सकते हैं कि पहले से ज़्यादा, दूसरे से कम, तीसरे से उससे कम। तो इसमें उपयोगिता को मापना नहीं पड़ता बल्कि हम तुलना करते हैं कि किस इकाई से ज़्यादा उपयोगिता मिली है, किससे कम मिली है। तो इसमें क्रम दिए जाते हैं, पहला क्रम, दूसरा क्रम, तीसरा क्रम। तो कहने का मतलब गणनावाचक विश्लेषण से संबंधित जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने तो कहा कि उपयोगिता को संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन उसकी आलोचना करते हुए क्रमवाचक दृष्टिकोण से संबंधित अर्थशास्त्री ने यह कहा कि उपयोगिता एक भावात्मक विचार है, वो व्यक्ति के मन स्थिति से संबंधित है। व्यक्ति उपयोगिता को महसूस कर सकता है, व्यक्त नहीं कर सकता। हाँ, इतना बता सकता है कि किस चीज़ से, किस वस्तु से या किसी सेवा से उसे ज़्यादा उपयोगिता मिली या कम मिली। तो उसमें उपयोगिता को क्रम दिया जाता है कि पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसमें इस क्रमवाचक विश्लेषण दृष्टिकोण में अर्थशास्त्रियों ने तटस्थ वक्र विश्लेषण विधि के द्वारा उपयोगिता को व्यक्त करने का जो प्रयास किया है, उन्होंने ये बात तटस्थ वक्र विश्लेषण है क्या, आज हम उसी का ही अध्ययन करेंगे। तटस्थ वक्र, उदासीनता वक्र भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें ये लिया गया है कि आम तौर पर व्यक्ति एक से अधिक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, लेकिन तटस्थ वक्र जो है वो केवल 2 वस्तुओं को बताता है। मान लो हमने एक x वस्तु ली और एक y वस्तु। पहले हम इसको तालिका और रेखा चित्र के द्वारा समझते हैं, फिर उसकी परिभाषा करेंगे। तो मान लो यहाँ पे क्या है? क्रम, संयोग। क्रम लिख लो या कॉम्बिनेशन संयोग लिख सकते हैं आप। इसमें जैसे 2 वस्तुएं लिए हमने, x वस्तु की मात्रा, इसमें उपयोगिता को नहीं लेनी पड़ती, क्वांटिटी लेते हैं, x वस्तु की मात्रा, और यहाँ पे लेंगे हम y वस्तु की मात्रा। यहाँ पे लेंगे उपयोगिता या संतुष्टि भी लिख सकते हो आप, संतुष्टि। इसके बाद हम लेंगे सीमांत प्रतिस्थापन दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y। सीमांत प्रतिस्थापन दर ये हम पहले पढ़ चुके हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y। तो इसमें हम क्या लेंगे? जैसे यहाँ पे क्रम लेते हैं, पहला, दूसरा, कॉम्बिनेशन, तीसरा,
चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो इस प्रकार हम कॉम्बिनेशन लेते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है, मान लो x वस्तु की 2 इकाइयाँ ली और y वस्तु की है 30 इकाइयाँ। ये पहला कॉम्बिनेशन है। दूसरा है, इसकी 1 इकाई बढ़ा दी तो इसकी इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि इनका को हमने स्थिर माना है। तो जब एक वस्तु की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरी वस्तु की क्वांटिटी को कम करेंगे। ये कम करने की जो दर है वही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है, सीमांत प्रतिस्थापन दर। और हम ये पहले पढ़ चुके हैं, जो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम या सम सीमांत उपयोगिता नियम में हमने सीमांत प्रतिस्थापन दर पढ़ा था। उसमें ये दर क्या है, इसके घटने की जो दर है वो लगातार कम होती आती है। मान लो तीसरा, तो यहाँ पे है 24। तो इसमें क्या हुआ, 1 इकाई x के लिए y की कितनी इकाइयों का त्याग किया, 6, 1:6। ये जो है सीमांत प्रतिस्थापन दर है। x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है कि x की 1 इकाई के लिए y की 6 इकाइयों का त्याग किया। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि जिस वस्तु की क्वांटिटी बढ़ती जाती है उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती है, यानी उसका महत्व कम होता है। और जिस वस्तु की क्वांटिटी कम होती जाती है उसका महत्व हमारे लिए बढ़ता जाता है। ये हम पहले नियम पढ़ चुके हैं। तो जिसका महत्व बढ़ रहा है उस वस्तु का जब हम त्याग करेंगे तो उस वस्तु के लिए जिसका महत्व कम हो रहा है तो त्याग घटती दर पर करेंगे। यही कारण है कि जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है वो लगातार घटती जाती है। ये सारा हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके मान लो चौथी इकाई ली, यहाँ 6 का गैप है, फिर 5 का गैप लोगे आप तो 19 आ गया, तो 1:5। फिर यहाँ 5वीं इकाई ली, यहाँ आप 4 का गैप लोगे, इसमें से 19 में से 4 घटाए कितना आ गया, 15, 1:4। फिर आपने यहाँ पे छठा लिया तो इसमें 4 का गैप था, फिर 3 का, 15 में से 3 गए 12, 1:3। फिर 1 इकाई बढ़ा दी, फिर 3 का गैप है, फिर 2 का गैप लेंगे 10। ठीक है, तो चलो हम इतने ले लेते हैं। तो यहाँ आ गया 1:2। इसके बाद भी आप ले सकते हो 8वीं इकाई और यहाँ पे 9 आ जाएगा, 1:1। अब इससे क्या मिलेगी, चाहे वो ये कॉम्बिनेशन ले, चाहे ये कॉम्बिनेशन ले, चाहे ये कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन इसमें से चुन ले, उससे संतुष्टि मिलेगी समान। कारण क्या है समान संतुष्टि मिलने का कि एक वस्तु का जिसका वो त्याग कर रहा है उससे मिलने वाली संतुष्टि तो बढ़ रही है, लेकिन जिसकी क्वांटिटी बढ़ा रहा है उससे मिलने वाली संतुष्टि कम कर चुके हैं। क्योंकि संतुष्टि से संबंधित नियम घटती सीमांत उपयोगिता का नियम हम पढ़ चुके हैं। उसमें भी यही था कि जैसे जैसे व्यक्ति उत्तरोत्तर इकाइयों का उपयोग करता है उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता, वो कम होती जाती है, संतुष्टि कम हो जाती है। तो वही नियम इसका आधार है। तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी बढ़ाई, इसकी सीमांत उपयोगिता या संतुष्टि कम होती गई, इसकी बढ़ती गई। तो इस कोई भी कॉम्बिनेशन ले तो उससे उसको समान संतुष्टि मिलेगी। अब अगर हम इसको रेखा चित्र द्वारा व्यक्त करते हैं, यहाँ पे लेंगे हम x वस्तु की मात्रा, यहाँ पे लेंगे y वस्तु की मात्रा। यहाँ कम से कम 10 है, यहाँ 30 है, तो 5 का गैप लेंगे तो 6 तक बनेगा, और ये भी 6 है। तो मान लो यहाँ पे ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अधिकतम 7 है, न्यूनतम 2 है। ये 30 और 10, तो 5 का गैप अगर हम लेते हैं, कॉपी की जो लाइनें हैं उसमें जो गैप है 5 के अंतर से हम लेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन क्या है, 2x वस्तु की क्वांटिटी और 30 y की, 2 और 30। इसको हम ऐसे करेंगे, x वस्तु की 2 इकाइयाँ और y की 30 इकाइयाँ। ये A पॉइंट पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या है, 3 और 24, 24 यहाँ पे आ गया और इधर 3 इकाइयाँ, ये B पॉइंट। फिर क्या है, 4 और 19,
19 यहाँ पे आ गया, ये C पॉइंट। फिर क्या है 5 और 15, ये 5 और ये 15 हो गए इधर, और ये क्या गया 5, ये D। फिर क्या है 6 और 12, ये इसका 12, इसका अंदर सेंटर में आ गया 12, सेंटर से थोड़ा सा नीचे। फिर है 7 और 10, ये इधर 10 है वायु वस्तु और इधर 7, ये F पॉइंट। अब इन बिंदुओं को मिला देंगे हम, तो ये आ गया IC, इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र। इसको लिख भी सकते हैं तटस्थता वक्र। अब क्या है, यहाँ X वस्तु ली गई है, यहाँ Y वस्तु। ये जो पॉइंट है कॉम्बिनेशन है वो X और Y वस्तु के कॉम्बिनेशन को बताते हैं। A क्या बताता है, X वस्तु की 2 इकाइयाँ और Y की 30 इकाइयाँ। फिर 3 और 24। तो अब ये तटस्थता वक्र की परिभाषा क्या होगी, तटस्थता वक्र वह वक्र है जिस पर स्थिर प्रत्येक बिंदु, जैसे ये अलग अलग बिंदु है A B C D E F, प्रत्येक बिंदु किसी उपभोक्ता के लिए 2 वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। समान संतुष्टि मिलने के कारण उपभोक्ता इन कॉम्बिनेशन के चुनावों के संबंध में तटस्थ रहता है, उदासीन रहता है। कहने का मतलब चाहे वो A कॉम्बिनेशन ले, चाहे B कॉम्बिनेशन ले, चाहे C, चाहे D, चाहे E, चाहे F, इनमें से अगर उसने एक का चुनाव कर लिया तो दूसरे कॉम्बिनेशंस के प्रति वो तटस्थ हो जाएगा। क्योंकि इसका कारण क्या है कि इसमें से कोई भी वो कॉम्बिनेशन लेता है A से लेकर F तक, चाहे C लेता है चाहे D लेता है, उससे समान संतुष्टि मिलती है। समान संतुष्टि मिलने के कारण जब उपभोक्ता एक कॉम्बिनेशन का चुनाव कर लेता है तो अन्य संयोगों के प्रति वो क्या हो जाता है, अन्य संयोगों के चुनाव के संबंध में वो तटस्थ हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो तटस्थता वक्र की डेफिनेशन क्या हुई, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, तटस्थता वक्र वह वक्र है जिस पर स्थिर प्रत्येक बिंदु किसी उपभोक्ता के लिए 2 वस्तुओं के उन विभिन्न कॉम्बिनेशंस को बताता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। समान संतुष्टि मिलने के कारण उपभोक्ता अन्य संयोगों के चुनाव के संबंध में तटस्थ हो जाता है। इसीलिए इसको तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र या इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है। तो इसमें एक है MRSXY, जो तटस्थता वक्र का स्लोप होता है वो MRS बताता है। तो तटस्थता वक्र का ढाल स्लोप किसके बराबर होगा, डेल्टा y बटे डेल्टा x। और क्योंकि ये देखो, ये इसका ये हो गया लंब, ये आधार, ये कर्ण, ये किसमें है अंतर, डेल्टा y डेल्टा x। तो डेल्टा y बटे डेल्टा x, डेल्टा y बटे डेल्टा x, तो ये क्या होगा, तटस्थता वक्र के स्लोप को बताता है। यानी MRSXY इज इक्वल टू डेल्टा y बटे डेल्टा x, और इसी को कहते हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र का ढाल। तो आपने देखा होगा पहले 6 का गैप है, फिर 5 का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का आएगा, तो ये लगातार गैप कम हो जाता है। इसीलिए जो इसका स्लोप है वो ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर गिरता हुआ होता है। तो घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण जो तटस्थता वक्र का ढाल है वो ऋणात्मक है। इसीलिए इसके आगे हम माइनस का चिन्ह भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमें ये बताता है कि तटस्थता वक्र का जो ढाल है, स्लोप है, वो नेगेटिव स्लोप का होता है, वो ऋणात्मक ढाल का होता है। और किसके बराबर होता है, डेल्टा y बटे डेल्टा x। तो आज हमने किया तटस्थता वक्र और तटस्थता वक्र का ढाल। आगे हम करेंगे तटस्थता मानचित्र और तटस्थता वक्र
की विशेषताएं। थैंक्स स्टूडेंट्स।